गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज है तारीख 16 जून और हम इस वीडियो में करंट अफेयर के 10 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे यह किस डेट को, किस तारीख को मनाया गया, हमें यह बताना है। 13 जून, 14 जून, 15 जून या 16 जून। इसका सही उत्तर होगा सी, 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन दुर्व्यवहार और पीड़ित बुजुर्गों के लिए आवाज़ उठाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दुनिया भर के समुदाय में बुजुर्गों के दुर्व्यवहार और उपेक्षा को प्रभावित करने वाली सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके दुर्व्यवहार और उपेक्षा की बेहतर समझ को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज़ INPEA के एक अनुरोध के बाद दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 66/127 पारित करके इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। इस दिवस को 15 जून आपको डेट याद रखनी है। अगला प्रश्न, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में 2021 में भारत का रैंक क्या है, हमें यह बताना। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, 55वां रैंक आया है इंडिया का। व्याख्या देखते हैं। भारत वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 12 स्थानों की गिरावट के साथ 2021 की पहली तिमाही में 55वें स्थान पर आ गया है, जो 2020 में 20 की पहली तिमाही में 43वें 43 रैंक था इसका 2020 में, और अब है 55वां रैंक। हमें याद रखना है। यह क्यों हुआ। घरेलू कीमतों में 1.6% की गिरावट के साथ के कारण यह हुआ, जैसे कि नवीनतम ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स लंदन स्थित नाइट फ्रैंक द्वारा तैयार किया जाता है। यह कंपनी तैयार करती है जिसमें 56 देशों में आवासों की कीमतों पर नज़र रखता है। सालाना रैंकिंग में जो तुर्की जो है वो पहले नंबर पर आया है, क्योंकि 32% की वृद्धि हुई है, और दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। हमारा भारत का रैंक है 55वां। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, देखिए यहाँ प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं, मंथ है, मंथ अवार्ड, यह किसे घोषित किया गया है मेल और फीमेल कैटेगरी में। मिताली राज, अरुण फिंच, एलिसे पेरी, बाबर आजम, सना मीर, विराट कोहली या कैथरीन ब्राइस और मुशफिकर रहीम, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, कैथरीन ब्राइस और मुशफिकर रहीम को यह अवार्ड दिया गया। ICC ने मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेता के रूप में स्कॉटलैंड की हैं ये कैथरीन ब्राइस, ये फ़ोटो, और बांग्लादेश के हैं मुशफिकुर रहीम, ये वाली फ़ोटो। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के उद्देश्य पूरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पहचानना और उनका जश्न मनाना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो अपने पहले लकड़ी के उपग्रह वीसा वुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। तो यह दो तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि वीसा वुडसैट जो हाल ही में न्यूज़ में था वह क्या है। तो आपको याद रखना है यह क्या है। फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, पहली लकड़ी की सैटेलाइट उपग्रह है। कौन इसे भेजेगा बताइए इन चारों में से। यह है नासा। तो इसका उत्तर होगा बी, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो इसे भेजेगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजा वुडसैट पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगी। रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट, इस रॉकेट से यह भेजा जाएगा। और कहाँ से, न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला से यह लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट को फिनलैंड ने डिज़ाइन और निर्मित किया है। तो 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। ESA भेजेगा, न्यूजीलैंड से भेजेगा, और फिनलैंड ने इसे डिज़ाइन और निर्माण किया है इसका। उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा, कौन सी सूर्य समकालिक कक्षा में यह जाएगी। 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। 10 गुना 10 गुना 10 सेंटीमीटर का नैनो उपग्रह होगा और प्लाईवुड के से बने होंगे। 5वां प्रश्न, भारत ने ब्रिटेन को GI टैग प्रमाणित
जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया, यह किस राज्य से संबंधित है? जर्दालू मैंगोज। इसका सही उत्तर होगा सी, बिहार से। बिहार के भागलपुर से यूनाइटेड किंगडम को जीआई टैग प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया गया। भागलपुर जिले को इन आमों का 2018 में जीआई टैग दिया गया था, यह सन भी हमें याद रखना है। अपीडा के बेहतरीन एक सप्ताह तक चलने वाले अपीडा ने एक सप्ताह तक चलने वाले भारतीय आम प्रचार कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें 3 जीआई टैग प्रमाणित किस्मों कौन कौन सी पश्चिम बंगाल से हैं खिरसापति, लक्ष्मण भोग और बिहार से हैं जर्दालू सहित 16 आमों की किस्मों को प्रदर्शित किया गया। तो हमें ये 3 किस्में याद रखनी है, कौन सी कहाँ से संबंधित है। आमों को फलों का राजा कहा जाता है। प्राचीन शास्त्रों में से कल्प वृक्ष भी कहा गया है। आमों के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का बड़ा हिस्सा है। अगला प्रश्न, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हाल ही में खबरों में था, सही कथन का हमें चयन करना है। यह पृथ्वी पर सबसे भारी उड़ान भरने वाले प्राणी है। यह पृथ्वी पर उड़ान भरने वाले सबसे भारी प्राणी है, हमें यह पहली स्टेटमेंट है। इन्हें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति में सूचीबद्ध किया गया है। बताइए कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा सी। हमारे यहाँ पर दोनों कथन सही है। न्यूज़ में क्यों थे ये देख लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उड़ते समय जो है ये चाल को धीमा कर लेते हैं और इनकी जो लालच दृष्टि है वह भी खराब है, मतलब फ्रंटल विज़न जो है वह इनका ज़्यादा सही नहीं होता। इसीलिए यह भारत की पश्चिमी सीमाओं में घास के समतल मैदान पर उड़ते समय सिर्फ पृथ्वी को स्कैन करके उड़ते हैं। हुआ क्या, यह अक्सर बिजली की तारों से टकरा जाते हैं। अब राजस्थान में जो ये 20 गीगावाट की सौर और पवन परियोजनाएं हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन पावर लाइनों को भूमिगत किया जाए, लेकिन इन पर 4 अरब डॉलर का खर्चा भी आएगा। तो अब ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ग्रेट इंडियन बास्टर्ड को बचाने के लिए। फ्रेंच में ग्रेट इंडियन बास्टर्ड का अर्थ है धीमा पक्षी। वे पृथ्वी पर सबसे भारी हैं उड़ान भरने वाले जीव। एक अनुमान के अनुसार इनकी संख्या 2011 में 250 थी, 2018 में घटकर 150 हो गई है। इस प्रकार इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पक्षी जीवन द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति में सूचीबद्ध किया गया है और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भी संरक्षित है। अगला प्रश्न, तुलु भाषा के बारे में। तुलु भाषा हाल ही में न्यूज़ में थी। यह एक द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में बोली जाती है। अगली स्टेटमेंट, रॉबर्ट कैल्डवेल ने अपनी पुस्तक ए कंपेरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविड़ एंड साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज में तुलु को द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं में से एक कहा है। इसका सही उत्तर होगा बी। हमारी केवल दूसरी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। तुलु को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने और कर्नाटक और केरल के आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए जो शोर है वो बढ़ रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, और कर्नाटक और केरल की यह बोले जाने वाली वो है भाषा, तमिलनाडु की नहीं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत थी। तुलु एक द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से 2 तटीय जिले कौन कौन से, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जो कि कर्नाटक के जिले हैं, और केरल के कौन से जिले, कासरगोड में बोली जाती है। रॉबर्ट कैल्डवेल ने अपनी इस पुस्तक में द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं में से एक कहा था इसे। तुलु को लोकगीत रूप जैसे पद्दना और पारंपरिक लोक मंच यक्ष ज्ञान जो कि कर्नाटक का गान है के साथ एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा है। डेमोक्रेसीज 11, यह शब्द हाल ही में न्यूज़ में था। डेमोक्रेसीज 11, इसे G7 देशों के साथ साथ कौन कौन से देश इसका भाग हैं, हमें यह बताना है। इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। देखिए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान G7 देशों और भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका द्वारा एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे मेजबान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्या कहा, डेमोक्रेसीज 11 कहा। अगला प्रश्न, नाटो शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ, हमें उस शहर का नाम बताना है। बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, ब्रसल्स में, जो कि नाटो का हेडक्वार्टर भी है। अगला प्रश्न, G7 देशों ने कार्बिज बे घोषणा
यह घोषणा हाल ही में की, हमें इसका उद्देश्य बताना है क्या है, कि यह घोषणा किससे संबंधित है। बताइए इन ऑप्शंस में से। इसका सही उत्तर होगा डी, भविष्य की महामारी को रोकने के लिए यह घोषणा की गई है। इसके बारे में पढ़ते हैं। G7 ने कार्बेज वे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों को रोकना है। G7 ने गरीब देशों को 1 बिलियन से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक देने का भी वादा किया है, जिसमें से आधा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और 10 मिलियन ब्रिटेन प्रदान करेगा। ओके। वर्ष 2022 के मध्य तक दुनिया की कम से कम 70% आबादी को टीका लगाने के लिए 11 अरब खुराक की आवश्यकता है। यह खुराक सीधे और अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न। ये आज की वीडियो जो करंट अफेयर की है वो 2 पार्ट्स में आएगी। ये 10 हैं। अगले 10 प्रश्न हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।